नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम इसके आगे लेसन शुरू करते हैं कि सामने से देखने पर यकृत दो भागों दाईं और बाईं पल्लियों में विभाजित नजर आता है। अगर सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती है। यकृत करीब 1,00,000 छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ, जिन्हें यकृत पालिकाएँ कहा जाता है, से निर्मित होती है। यह ग्रंथि पीत का निर्माण करती है। यहाँ से पीत यकृत वाहिनी, उपतंत्र तथा पीत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पीत का भंडार संचय करता है। यहाँ से पित्ताशयी नलिका द्वारा पीत ग्रहणी में चला जाता है। भोजन का पाचन। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों व ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलाइसेज वर्ग के हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार के हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक, एमिलेज, माल्टोज और सुक्रेज आदि का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। प्रोटीन पाचक कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेज। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलने का कार्य मुख गुहा में संपादित होता है। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें आपस में चिपकाने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में कर्माकुंचन गति द्वारा ग्रास नली से अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रशिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। अमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस गर्तिका कोशिकाओं या सतही श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशु में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। यह दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ऑक्सीटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। अमाशय में भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पीत, लवण, आंतर रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पीत वसा का पायसीन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पीत लाइपेज एंजाइम का भी सक्रिय करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत में अग्र शुद्रांत और शुद्रांतर भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अपचयित व अनवशोषित पदार्थ शुद्रांतर से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत में मुख्य काम जल व लवण का अवशोषण तथा शेष रहे अपचित भाग का उत्सर्जन है।
अपचयित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण मलद्वार से मल का विक्षेपण हो जाता है। श्वास एवं श्वसन तंत्र। श्वास क्या है? श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। 2.1 कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है, अर्थात ऑक्सीजन द्वारा क्या कर देती है? ऑक्सीकरण कर देती है। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा होती है जो कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है। हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैस का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण रक्त कोशिकाओं के मध्य होती है। इसको ही श्वसन कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले व श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कोशिका कूपियों में पहुंचाया जाता है। कूपियों की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव के मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। तो ये इसका चित्र है। नासिका, ये ग्रसनी, लैरिंक्स होते हैं, गलफड़े। और इसके बाद श्वसन नली, ये फेफड़े हैं। श्वसनी बोलते हैं इसको, जो बीच में फेफड़ों के साथ जो मांसपेशियाँ जुड़ी होती है उसे श्वसनी बोला जाता है। और श्वसनिका होती है आगे की जो छोटी छोटी हमारे मांसपेशियाँ होती है उन्हें। ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, सौर्यंत्र जिसे लैरिंक्स कहते हैं कार्य करते हैं। नासिका, नोज, यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाला एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाया जाने वाला महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाले रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्ष माप जिसे चिलिया कहते हैं, वह श्लेष्मा आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है मुख। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने में काम आता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास वायु की भांति शुद्ध नहीं होती। ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है।
वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लॉटिस यानी कि घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थीय संरचना है जो श्वास नली या आहार नली के माध्यम एक स्विच का कार्य करती है। चूंकि ग्रसनी भोजन निकलने का भी कार्य करती है, ऐसे में एपिग्लोटिक एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए, भोजन आहार नली में जाए। इसके बाद है स्वर यंत्र लैरिंक्स। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। भोजन को निकलने के दौरान एपिग्लॉटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्म झिल्लियाँ होती है जो वाक् के बहाव में कंपी पैदा कर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो हमारा टॉपिक है 2.2.2.2 निचला श्वसन तंत्र, इसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। शुभ दिन, धन्यवाद।